हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वेब चिट विद चिराग गोपियानी। हम बात कर रहे हैं विरासत शॉर्ट फिल्म की कास्ट से, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पार्थ पांड्या प्रोडक्शन। और मेरे साथ हैं इस शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर पार्थ पांड्या, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। और इस शॉर्ट फिल्म में डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी सब कुछ हैंडल किया है उन लोगों ने। हर बार की तरह। हर बार की तरह। ओके, सो पार्थ, कैसा लग रहा है आपको? या बहुत बढ़िया है। और हम बात करें आपकी काम की, तो बीच में बहुत सारा गैप आ गया था, उसके बाद आपने शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट या किया, तो वो उसके बारे में कुछ बताइए। काफ़ी लोगों को पता है कि हम जहाँ पे इस जगह पे हम जहाँ पे इंटरव्यू शूट कर रहे हैं फ़िलहाल, वहीं पे रूबी का टेबल रीड हमने किया था। रूबी जो मेरी शॉर्ट फिल्म थी, तो उसके प्री प्रोडक्शन के दौरान मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर एंड कैमरामैन भव्य की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से एक 3-4 महीने का लंबा एक गैप आया। और उस गैप के दौरान हम दोनों ने रिकवर किया एंड नाउ वी आर बैक ऑन आवर फीट। सो उस वजह से वो गैप था, और वो कहीं ना कहीं वो गैप हेल्प भी किया, पेन के साथ थोड़ी क्लैरिटी भी आई। एंड कहाँ कैसे आगे फिल्म्स बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब एनालाइज किया और रिफ्लेक्ट करने का काफ़ी अच्छा समय मिला। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आप मतलब ईगर थे नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट करने के लिए? या पहले तो थोड़ा डर लग रहा था ऑनेस्टली, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन हो गई थी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई एंड वेट लॉस भी काफ़ी हो गया। एंड उस वजह से थोड़ा डर लग रहा था कि वो उस मोबिलिटी के साथ मैं काम कर पाऊंगा या नहीं। तो उसके लिए हमारी रिसेंट जो हमने शॉर्ट फिल्म बनाई, तो वो हमारा थोड़ा ट्रायल रन था, जहाँ पे मैं एज प्रोड्यूसर था। तो वहाँ पे सेट पे जाता था और कई सारे काम कर, कभी कभी कैमरा भी हैंडल किया। तो वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, इसके बाद अगर मुझे एज डायरेक्टर मेरी शॉर्ट फिल्म बनानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एंड वो सोच के मैंने वो जंप मार दिया और हो गया। सो इस शॉर्ट फिल्म की अगर बात करें तो ये फैमिली ड्रामा सब्जेक्ट के ऊपर है। और आपकी जो पिछली शॉर्ट फिल्म्स को अगर देखें तो वो मोस्टली हॉरर है, सस्पेंस ड्रामा है। तो ये मतलब पूरा एक सडन चेंज कह सकते हैं आपकी जो आपका जॉनरा का जो सिलेक्शन है उसमें। तो ये चेंज कहाँ से आया और ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से सूझा? थिंक काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप हॉरर फिल्म्स ही बनाते हैं। सिर्फ हाँ। हाँ, सिर्फ हॉरर फिल्म्स बनाते हैं। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि नहीं, मैं हर टाइप की फिल्म्स बनाता हूँ जो मुझे अच्छा लगे। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हॉरर फिल्म्स ही बनानी है मुझे। और वो एक वजह है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ डीप भी लिख सकता हूँ। और ये कहानी मुझे ये जो सब्जेक्ट है ग्रीफ, मेरी फिल्म की, इस फिल्म की एक टैगलाइन है, ग्रीफ इज इनएविटेबल। हर एक इंसान ये फील करने ही वाला है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में। कई लोगों को काफ़ी जल्दी हो जाता है, कई लोगों को कई साल तक वो एक्सपीरियंस नहीं होता। बट व्हेन आई वाज अराउंड 12, हमने हमारी फैमिली में एक डेथ हुई थी मेरे मामी की। एंड वो पहली ऐसी डेथ थी जो मैंने नज़दीक से। हाँ बहुत नज़दीक से एक्सपीरियंस की, वो देखी और मैंने देखा कि क्या होता है। एंड जो एक वॉइड वो फील करते हैं ना हम एक इंसान के जाने के बाद, तो वो लोग बोलते हैं कि इंसान की वैल्यू तभी होती है जब वो नहीं होता। तो वो मैंने उस उम्र में मैंने की, मैं काफ़ी क्लोज था उनसे। एंड और ये आज भी, मैं इतने सालों बाद भी, 2012 में वो एक्सपायर हुए। एंड उसके बाद आज तक मैं उन्हें याद करता हूँ। तो वो एक फैक्टर था कि जो मैंने वो एक्सपीरियंस किया उस एज में, तो तब मुझे वो इतना हिट नहीं किया था। बट एज आई ग्रू अप, वो थोड़ी 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 चीज़ चुभने लगी। एंड कहीं ना कहीं उसी वजह से मुझे वहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसे मेरी एज के, जो कि जब मैं 12 साल का था, तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ग्रीफ को एक्सप्लोर करूँ। एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड मुझे पता चला कि ग्रीफ के 5 स्टेजेस होते हैं। देन इट हिट मी कि हमने ये कहीं देखा है। तो हमने साथ में वोंडा विजन देखी थी, तो वहाँ पे भी सेम आइडिया को एक्सप्लोर किया गया है। बट
दैट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट, क्योंकि वो कैरेक्टर ड्रिवन था। एंड दिस विरासत माय फिल्म इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ स्टोरी एंड कैरेक्टर. सो मुझे कुछ अलग ट्राई भी करना था एंड द आइडिया वाज वेरी इंट्रिगिंग. सो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि एक 15 साल के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को दिखाते हैं. क्योंकि वो बहुत ही यूनिक अप्रोच है आपका कि हम्म. जो ग्रोन अप्स होते हैं उनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो तो हमने कई सारी मूवीज में देखा हो, जैसे कि राम प्रसाद की 13वीं जो बॉलीवुड की हाँ, मूवी हाँ. थी. लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिखाना, और वो भी आफ्टर दैट, हाँ. उसके बाद का जो आपने सिनेरियो चूज किया है, वो कहता है ना कि उसके बाद ही जो दूसरे इंसान होते हैं उनका रंग दिखना स्टार्ट होता है. या बिकॉज अगर एक बच्चे को 22 साल तक, 21 साल तक, 18 साल तक आप देखे तो उनके माँ बाप ही उन्हें मोल्ड करते हैं. चंद्रग्रहण में एक डायलॉग है, हर बच्चा जो अपने घर में होता है उसी से सीखता है. दिखता है. सो वही है कि 18 साल तक बच्चा घर पे रहेगा, जब तक वो बड़ा नहीं होता तो जो देखेगा उससे सीखेगा. बट अगर कोई है ही नहीं कि जिससे वो सीख सके तो क्या इम्पैक्ट आएगा. और वो उनका सराउंडिंग जो वर्ल्ड है, उनके सराउंडेड जो लोग हैं, तो वो उसको लेकर उसका रिएक्शन क्या होता है? वो क्या कर रहे हैं, वो अगर देखता है. तो मैं यही दिखाना चाहता था कि अगर 3 सिबलिंग्स हैं तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है उस टाइम पे, उस सिचुएशन को लेकर. बट एट द सेम टाइम रोहन हमारा जो कैरेक्टर है, तो उसका पर्सपेक्टिव, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं वो दिखाना इंपॉर्टेंट था. क्योंकि उसके लिए कोई बैकअप नहीं है. बट ही इज काउंटिंग ऑन अदर्स. ऑन हिज सिबलिंग्स कि वो उसे सपोर्ट करे. बट क्या वो सपोर्ट उसे पूरा मिल रहा है कि नहीं, और ये मेक श्योर करना वो आई थिंक उसकी वो दोनों सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे नीड टू चेक अप ऑन हिम कि क्या वो ठीक है कि नहीं. सो यही मुझे दिखाना था, और ये हम सब ने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देखा है. तो हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे कि उनकी अफेक्ट होता है चिल्ड्रन पर. सो पर्सनली वी ऑल नो दैट यू आर वेरी क्लोज विथ योर पेरेंट्स. सो वो जो चीज़ है, वो जो फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं आपने यूज़ की जब अब मूवी को राइट कर रहे थे. या इट्स समथिंग दैट आई थिंक अबाउट एवरी डे व्हेन आई गो टू स्लीप कि अगर मैं कल उठता हूँ और अगर वो ना हुए तो. हाँ, दैट्स डीप. हाँ, तो वो फीलिंग, वो जो एम्प्टीनेस कि शायद कुछ ऐसा हो जाए. गॉड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे पेरेंट्स काफ़ी दूसरे पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है. और मैंने ऐसा नहीं देखा कि 25 साल का बच्चा हो गया और अभी भी वो सपोर्ट कर रहा है. तो आई थिंक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट दैट, बट माई बॉन्डिंग विद देम इज लाइक दे आर माई फ्रेंड्स या एंड आई कांट लिव विदाउट देम, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड. मैं कहीं भी जाता हूँ, छोटा भी कोई प्रोग्राम है या इवेंट है, तो मैं उनके साथ एंजॉय करता हूँ. तो एक ऐसा बॉन्ड बन चुका है. तो मैं ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट किया है मेरे राइटिंग पे, वो स्टोरी पे आया है. एंड मैंने उसे आने दिया, मैंने रोका नहीं है. बिकॉज अगर आप स्टोरी में कुछ अपना पर्सनल नहीं डाल रहे, देन व्हाट्स द पॉइंट. यू आर नॉट सेइंग समथिंग दैट यू वांट टू, जिससे आप रिलेट कर सकते हो. हाँ, तो अगर वो आ ही नहीं रहा तो कोई पॉइंट ही नहीं है. कुछ तो बताने के लिए होना चाहिए ना, कुछ तो अंदर से आना चाहिए. तो आई थिंक इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ पर्सनल कनेक्शन नहीं है स्टोरी में तो उसे साइड में रख देना चाहिए. या ओके. शूटिंग की बात करें शॉर्ट फिल्म की, तो 3 दिन का पूरा शेड्यूल था. तो बिहाइंड द सीन एटमॉस्फेयर कैसा था? बिकॉज ये शॉर्ट फिल्म का जो सब्जेक्ट है बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा सीरियस है. तो पीछे का एटमॉस्फेयर कैसा था? आई थिंक बिहाइंड द सीन्स इस फिल्म में काफ़ी एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग था. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे मेरे जनरली रूल्स होते हैं, अभी तक तो बाय नाउ काफ़ी लोगों को पता है, बट मैं काफ़ी लिबरल था वहाँ पे. क्योंकि सेट पर ऐसा माहौल, सीरियसनेस, ऑलरेडी हम एक इमोशनली हाई, इमोशनल कोशंट है इस फिल्म का, काफ़ी हाई है. तो वो शूट कर रहे थे तो वहाँ पे मुझे हिटलर की तरह रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो मैंने रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हटा दिए थे. लोगों को फ़ोन्स अलाउड थे सेट पर यूज़ करना, बट दे न्यू कि कब करना है और कब नहीं करना. तो मुझे टोकना नहीं पड़ा था, अपार्ट फ्रॉम वन इंसिडेंट जो मुझे बोलना नहीं है, बट
दे नो, हम्म, बट थोड़ा लिबरल होना इस फिल्म के लिए जरूरी था, और वो रिस्ट्रिक्शंस नेक्स्ट पे लग जाएंगे फिर से, हम्म, बट फॉर दिस सेट पर माहौल काफ़ी लाइट हार्टेड था, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह के सब्जेक्ट से हम डील कर डील रहे कर थे रहे थे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि थोड़ा लाइट हार्टेड रहे, क्योंकि अगर वो सीरियस वो एटमॉस्फेयर रहेगा तो आई डोंट थिंक कि एक्टर्स कैन ओपन अप इमोशनली, वो ड्रेन हो जाते हैं। तो टू रिचार्ज देम देयर शुड बी Yeah, समथिंग फन something हैपनिंग fun. अराउंड देम, या सो इट्स लाइक दैट। तो एक्टर की बात करें कि आपका एक्टर के साथ जो रिलेशन है, जिस तरह से आप उनको ट्रीट करते हैं, तो उनके ऊपर से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शॉर्ट फिल्म्स में जब शुरुआत से मैं आपके साथ था, तो ऐसा कई बार हुआ है कि एक्टर्स रिप्लेस होते हैं रोल के लिए। मतलब एक दिन पहले या फिर उससे भी कम टाइम या में, या ऐसा कई बार हुआ है। तो अपार्ट फ्रॉम द सडन इफेक्ट, कि आपको फिल्म मेकिंग में उसका इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसकी प्रोसेस में कुछ आपको लगता है कि इफेक्ट होता है? वो बोलते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, हम्म, सो आई डोंट थिंक कि कई बार ऐसा हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि कई बार एक्टर्स लास्ट मिनट रिप्लेस हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, कोई कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है, सिचुएशन से जिस सर्कमस्टेंसेस से आ जाते हैं कि हमें वो करना ही पड़ता करना है, ही पड़ता है। बट दैट इज व्हाट फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट। जुगाड़ करना पड़ता है, कुछ इम्प्रोवाइजेशंस ऑन सेट भी करने पड़ते हैं, और सिचुएशंस अगर अराइज हो रही है तो उसे फेस करना, उसे सॉल्व करना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक वो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे लिए। एंड जहाँ तक की बात है कि एक्टर्स कॉन्स्टेंटली, ये एक पैटर्न चली आ रही है मेरे फिल्म मेकिंग के करियर की, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई एक्टर फिट नहीं हो रहा, हम्म, एंड इफ आई एम द डायरेक्टर और मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे नहीं हो सकता, देन आई एम स्टिकिंग टू माई वर्ड्स, देन आई एम स्टिकिंग टू माई डिसीजन। अगर वो नहीं हो रहा है तो चाहे कोई भी हो, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा जो मुझे ठीक या लगे अपनी स्टोरी के लिए, स्टोरी के हिसाब वहां से। पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, एंड आई डोंट थिंक कि मैं करूंगा भी आगे, हम्म, बिकॉज अगर मैं वो कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ तो मैं अकेले का नहीं, सभी का नुकसान है। क्योंकि अगर मुझे पता है अंदर से कि भाई ये आदमी नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, एंड फिर भी मैं उसके साथ वो काम लेके चल रहा हूँ, तो सभी की मेहनत Compromise. वेस्ट हो रही है। ओके, सो सभी के एफर्ट्स पानी में क्यों जाने दें? और वो आपको पता चल गया था देख के कि ये या एक्टर पूरी तरह से कमिटेड है, या फिर फॉर द सेक ऑफ आपके लिए वो हाँ बोल रहा है? कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने मिसकास्ट किया है, हाँ, एंड दैट्स माई फॉल्ट, हम्म, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि भाई अभी लास्ट मिनट पे मुझे उनको बोलना पड़ रहा है कि भाई नहीं, ये नहीं होगा। अगर रिसेंट हम एग्जांपल की बात करें तो हमने जब लास्ट ईयर जीन बनाई थी, तो वरुण वॉज पार्ट ऑफ दैट फिल्म, एंड समथिंग वॉजंट क्लिकिंग। उसके कैरेक्टर के पोर्ट्रेयल जो उसके माइंड में था एंड जो मुझे चाहिए था, इट वॉजंट क्लिकिंग। सो मैंने उसे बोला, फ्रेंकली बोला कि भाई यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा, तो आई डोंट थिंक कि वी कैन मूव अहेड विथ यू इन दैट, In this project. हाँ, इन दैट रोल। तो उसने काफ़ी ग्रेशियसली लिया कि वो मुझ पे चढ़ नहीं गया कि पार्थ भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं होने। मैंने उसे बोला था कि हम साथ में काम करेंगे, नेक्स्ट यू आर वेरी टैलेंटेड बट नॉट फॉर दिस रोल, यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल। तो ग्रेशियसली लिया उसने, एंड देन आई केम टू यू हाँ, एंड वी मेड द फिल्म। और वरुण ने इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम किया। या तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ग्रजिस रखता हूँ या फिर मुझे कोई किसी के साथ काम नहीं करना, बट इफ यू आर नॉट फिट फॉर द कैरेक्टर, देयर इज नो प्लेस फॉर यू इन द फिल्म। तो एक्टर, जब हम बात कर रहे थे कि एक्टर चूज करने की कौन सा कैरेक्टर किस में होता, तो उसके ऊपर से मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि जब आप राइटिंग खत्म करते हैं उसके बाद आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा एक्टर, क्योंकि आपके पास एक्टर थोड़े तो दिमाग में होते ही हैं, तो कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले करेगा, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? वो थोड़ा स्किल्स पे जाता है, फिर मैं पर्सनालिटी देखता हूँ, एंड फॉर द मोस्ट टाइम अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि मैं स्पेसिफिक एक्टर्स के लिए रोल्स लिख रहा हूँ बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। सो जब मैं आउटलाइन प्रिपेयर करता हूँ, स्टोरी एक रेडी हो जाए, तो मुझे रफ आइडिया आ जाता है कि अगर ये जितने लोगों को मैं जानता हूँ, अगर उसमें से कोई ये रोल प्ले कर सकता है, अगर हाँ तो उसको कांटेक्ट करो, उसको सुनाओ स्टोरी, उसको अगर अच्छा लगता है देन पिच हिम द रोल।
क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी जो टीम है, अगर उसमें से मुझे कोई मिल मिलता रहा है, है हाँ। तो मैं क्यों बाहर जाऊं? हम्म। क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, सभी लोग, इंक्लूडिंग यू, कपिल भाई, मीत भाई, प्रियंका, देर आर सो मैनी. सो अगर वहां से मुझे वो मिल रहे हैं तो मुझे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि है. आपका ट्यूनिंग ऑलरेडी है। या बिकॉज वो एक ट्रस्ट एक्टर के साथ बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगता है. और अगर कोई ऐसा रोल है तो मैं किसी नए एक्टर्स के साथ कास्ट कर रहा हूँ एंड उन्हें वो एक्सपीरियंस नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ वो एक्सपीरियंस नहीं है, बट ओवरऑल वो उस स्केल पे एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्लिक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं कोई स्केल, लार्जर स्केल पर फिल्म बनाना चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैं जानता हूँ उसके साथ मैं काम करूँ. नेपोटिज्म। या यू कैन से दैट एंड आई डोंट माइंड अगर मुझे वो टैग लगे तो भी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, दैट्स माय स्टाइल. बिकॉज उस वजह से मुझे काफ़ी इजी हो जाता है उनको उस कैरेक्टर में डालना, क्योंकि अगर मैं उस कैरेक्टर में, स्पेसिफिक कैरेक्टर में अगर उनको देखता हूँ देन इट बिकम्स इजी फॉर मी टू ट्रांसलेट माय विजन टू देम. सो आई थिंक वो ऑटोमेटिक अंदर से हो आ जाता है, एक कि इंस्टिंक्ट आ जाती है, एक आवाज़ आ जाती है कि नहीं, ये कैरेक्टर के लिए तो यही फिट है. जो जैसे आपने मुझे बताया था संदीप रेड्डी वांगा सर के बारे में कि वो पहले ही वेगली डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा एक्टर, मतलब कौन एक्टर वो चूज करने वाले हैं, उसके बाद वो उसमें डेवलप करते हैं उस एक्टर के हिसाब से. तो या दैट इज अ गुड थिंग. ओके, अगर हम बात करें राइटिंग प्रोसेस की, तो जब कोई राइटर मूवी लिख रहा होता है तो ऐसा कोई सीक्वेंस, ऐसा कोई सीन होता है जिसके बारे में वो बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि कुछ तो ऐसा होता है कि जिसकी वजह से, या फिर लोकेशन हो या फिर किस तरह से वो शूट करने वाला हो, वो उसने पहले से डिसाइड कर लिया होगा. तो वो जो चीज़ इस शॉर्ट फिल्म में ऐसा कुछ था, ऐसा कोई सीन कि आप बहुत एक्साइटेड थे शूट करने के लिए? या देयर वाज अ सीन जहाँ पे मैंने एक अलग तरह से ब्लॉकिंग की थी. तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सीन के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मैंने कभी नहीं किया. तो देयर वाज अ शॉट जहाँ पे एक ट्रैकिंग शॉट था और हम एक साथ मीत भाई के कैरेक्टर केदार को पहले हम ट्रैक कर रहे थे. देन इट बिकम्स एन आर्ग्यूमेंट. तो वहाँ पे वो कंटिन्यूस शॉट था एंड द वे आई ब्लॉक्ड इट, मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि ये सीन, अगर ये सीन को परफेक्टली सभी डिपार्टमेंट अच्छी तरह से काम करे तो ये इसका आउटपुट काफ़ी बढ़िया आने वाला है. सो मैंने सीन ब्लॉक कर लिया, शॉट सिलेक्शन रेडी है, सब कुछ बढ़िया है. सेकेंड डे हम वो सीन शूट करने वाले थे एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट. तो सुबह सुबह मुझे पता चला कि मीत भाई का एक्सीडेंट हो चुका है. एंड तो आपको तो लगा होगा कि अब कैसे शूटिंग होगा अभी? या बट द फर्स्ट थॉट कि उनको क्या हुआ है, तो मैंने उनसे बात की. तो मैंने मेरे पापा को फ़ोन लगाया, वो पहुंच चुके थे. मैं तब सोया था, मुझे पता नहीं था, अर्ली मॉर्निंग में हुआ. तो उन्होंने मुझे बताया कि इतना कुछ टेंशन वगैरह की कोई बात नहीं है एंड उनको पैर में चोट आई है, तो ही इज़ गुड. तो मैंने थोड़ी देर बाद मीत भाई से बात की. तो मैंने उन्हें बोला कि क्या हुआ, कैसा, पूछा उनको. उन्होंने मुझे बताया. तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला हाँ कर पाएंगे. मैंने बोला कि अगर डिले करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं. तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं डिले नहीं करना, हम शूट करेंगे. तो आई वॉज लाइक कि वो चलने में उनको दिक्कत आ रही है, वो तो कैसे होगा ट्रैकिंग शॉट? तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं हो जाएगा. तो दैट टेक्स गट्स कि अगर वो चाहे तो वो ना बोल सकते थे. बट उन्होंने, मुझे ऐसा पता चला कि वो बात कर रहे थे सेट पर, उनको पता नहीं पर मैंने सुना था. उन्होंने बोला था कि भाई हमने ये लोकेशन स्पेसिफिक 3 दिन के लिए लिया था, रेंट वगैरह हो. तो उन्होंने वो सोचा, उनको प्रायोरिटी, उन्होंने हमको प्रायोरिटी दी, इस फिल्म को प्रायोरिटी दी. एंड उनको पैर में जो चोट लगी थी उसके बावजूद उन्होंने वो चूज़ किया, एक डिसीजन लिया कि नहीं मैं यहाँ काम तो करूँगा. तो अगर उसके बाद मुझे कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं तो इट्स ऑल राइट. मेरे लिए एक बंदा अपने पैरों पे चोट लगने के बावजूद ये काम कर रहा है, वो आ रहा है और 100% कमिटेड है कि पार्थ भाई मैं करूँगा.
तो मैं थोड़े छोटे मोटे चेंजेस क्यों ना करूं. हम्म सो इट्स लाइक कि कोऑपरेशन. अगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो मेरी भी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी कोऑपरेट cooperate करूं. करूँ। तो अगर मैं वहां पे वो अपने ईगो पे नहीं, मैंने ये सीन ब्लॉक किया था ठीक तो है। मैं ये ऐसा ही करूंगा, नहीं. अगर कोई कई बार चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम फिल्म मेकिंग में जो आपने प्लान बनाया वो नहीं होता. नहीं होता। यू हैव टू Go with बी the flow. रेडी. हाँ। यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग जो आपके सामने है. आपको वो खुशी खुशी वो कई बार accept करना पड़ता लोकेशन है. की वजह से आप कुछ या- चेंज करना पड़ता है, कुछ भी होता है। या तो उसकी वजह से मुझे चेंजेस करने पड़े. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विथ हाउ द सीन केम आउट. हम्म वो ट्रैकिंग शॉट था, वो मैंने स्टैटिक लिया, बट देयर इज अ मोमेंट इन देयर एज वेल. द कैमरा इजंट मूविंग, बट But the characters are. या वी फाउंड अ वे कि जहाँ पे वो मूव कर सके. एंड इट इज, जब आप लोग फिल्म देखेंगे, जब सभी लोग फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इट्स लुकिंग फेब्युलस. क्योंकि हमने ये ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया है. एंड द वे इट हैज कम आउट, जहाँ पे पूजा मैम और मीत भाई ने जिस तरह से इस सीन को एक्ट किया है, इट्स फेब्युलस. ओके, सो बैक टू राइटिंग की बात करते हैं कि आपकी राइटिंग प्रोसेस की बात करते हैं. तो जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं, स्क्रीन पे लिखते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं तो आप उनकी साइकोलॉजी एक्सप्लोर करते हैं और उसको एक्सप्लोर करने के बाद आप उस एक्टर को पास करते हैं या फिर अपने अपने तक ही रखते हैं, जस्ट टू यू नो कि आप आपको फील लेने के लिए आपके पास ही रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन, बट इट डिपेंड्स ऑन द एक्टर कि वो इस थॉट प्रोसेस में बिलीव करता है कि नहीं. मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वो थॉट प्रोसेस उन पे थोपनी है. हर एक एक्टर की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, उनकी एक अलग स्टाइल होती है प्रिपरेशन करने की. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे वो जो मेरा विजन है उनके ऊपर थोपूं. मैं डिस्कस करूंगा, मैं उनको बोलूंगा कि मुझे ये चाहिए, बट डिपेंड करता है कि वो साइकोलॉजी में डीपली एक्सप्लोर उनके साथ करूँ कि नहीं. करूँ कि नहीं? हाँ. बट क्योंकि बात ऐसी है कि अगर मैं आपकी और कपिल भाई की बात करूं, वी हैव अ डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे मुझे पता है कि आप उस कैरेक्टर के लिए कितना टाइम दोगे, उस तैयारी के लिए. तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप उस लेवल तक जा सकते हो. देन देयर आर एक्टर्स की जो सरफेस लेवल पे खेलते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. That's their style. हाँ, दैट्स देयर स्टाइल, दैट्स देयर मेथड. तो वो आराम से उनकी तरह वो करते. तो मुझे वहाँ पे वो फोर्सफुली नहीं डालना. मैं बोलूँगा कि भाई ये है एंड देन दैट्स इट. क्योंकि वो उनकी मेथड है और अगर उस मेथड से वो आउटपुट निकल रहा है सकते हैं. हाँ. तो मुझे वो उनको इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है. हर चीज़ को फोर्सफुली करना, इट्स नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग. तो आपकी जो राइटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका कह सकते हैं? मतलब आपका कोई फेवरेट राइटर, डायरेक्टर जिनका आपके वर्क के ऊपर इन्फ्लुएंस है? फॉर दिस फिल्म, नो ओवरऑल आई थिंक देयर आर मेनी. वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक है. देयर आर मेनी. देयर इज टेरेंटिनो when it comes to writing characters specifically and the dialogues. When it comes to direction, Martin Scorsese is something that I aspire to be like him. So he's an inspiration for sure. Nolan is always there because Christopher Nolan is someone that जिनसे ये मेरा विजन जो बाहर आया कि मुझे ये बनना है, मेरा ड्रीम है कि मुझे एक फिल्म मेकर बनना है, तो वहीं से मैं इंस्पायर हुआ हूँ. देन एरन सोर्किन इज समवन की जिसका स्ट्रक्चर, जिस तरह से वो स्क्रीन प्ले लिखते हैं, उनके शार्प डायलॉग, वो काफ़ी बड़े सब टेक्स्ट उनके डायलॉग में जो होता है. आई थिंक टेरेंटिनो एंड सोर्किन आर दी ओनली टू पीपल कि उनके डायलॉग कम शब्दों में वो काफ़ी कुछ कह जाते हैं. सो ये एंड डेविड फिंचर इज ऑल्सो देयर. बट फॉर दिस फिल्म मैंने अपने अप्रोच में काफ़ी चेंजेस किए थे. जो मैं नॉर्मली करता हूँ कि ज़्यादा कवरेज शूट करता हूँ एंड मल्टीपल एंगल्स एक्सप्लोर करता हूँ, तो ये यहाँ पे नहीं था क्योंकि इस फिल्म की रिक्वायरमेंट वो नहीं थी. लाइक आई सेड कि हम ग्रीफ के 5 स्टेजेस एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो वहाँ पे मैंने वोयरिस्टिक स्टाइल का इस्तेमाल किया है टू टेल द स्टोरी, जहाँ पे हम पीक कर रहे हैं इस 3 सिबलिंग्स की लाइफ को एक नज़रिए से छुप के देख रहे हैं. तो उस तरह से मुझे शूट करना था, तो वहाँ पे लॉन्गर टेक्स की रिक्वायरमेंट थी. तो जो मेरा कवरेज का यूजुअल स्टाइल है, तो यहाँ थोड़ा मैंने उसको मिनिमाइज किया, उस अप्रोच को,
एंड दिस वाज समथिंग कि जो मैंने पहली बार किया है. मैं काफ़ी व्हेन इट कम्स टू शूटिंग मैं काफ़ी इनसिक्योर रहता हूँ कि मुझे जितना कवरेज मिल सके उतना मुझे चाहिए. हाँ. तो जब मैं कास्टिंग भी करता हूँ कोई नए लोगों के साथ, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि भाई मैं एक सीन करवाऊंगा तो वो 6-7 बार तो मुझे चाहिए, और आप उसमें रीटेक देंगे अगर मुझे ठीक नहीं आया तो वो अलग से. तो अगर आपको ये स्टाइल से कोई एतराज़ ना हो तो ही हम साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मुझे 2 टेक दे रहे हैं और उसके बाद बोलते हैं कि भाई ये तो हो गया, फिर वहाँ क्यों कैमरा लगा रहे हो, फिर से क्यों करवा रहे हो, इट्स नॉट माई स्टाइल. मैं ऐसे काम नहीं करता. तो यहाँ पे वो ना करना, तो मुझे काफ़ी ऐसा हो रहा था कि अगर मैंने ये नहीं किया और मुझे वो जब मैं बाद पोस्ट में, प्रोडक्शन में एडिट पे बैठूंगा तो मुझे वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, मेरे पास ऑप्शंस नहीं होंगे. तो मैं क्या, तो वो मुझे थोड़ा कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी. 2-3 बार तो मैंने ऐसे किया कि एक्स्ट्रा कवरेज शूट कर लिया दिल बहलाने के लिए, बट देन आई कंट्रोल्ड इट, क्योंकि वो मुझे वो सीखना है कि अगर मेरे पास 1 शॉट है तो अगर उसको भी कैसे प्रेजेंट करना है आपको? उसको यूटिलाइज करना है कि वो अगर मैं फॉल बैक, अगर मेरे पास है ऑप्शन कि यहाँ मैं उसके ऊपर फॉल बैक कर सकता हूँ, मेरे पास है, अगर इसमें ठीक नहीं हुआ तो चलेगा, वहाँ पे मैं कवरेज में देख लूँगा. तो वो अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि मेरे क्लोजअप्स में ऐसा हो रहा था कि क्लोजअप्स बहुत बढ़िया आ रहे थे, वाइट शॉट में थोड़ा परफॉर्मेंस कूल डाउन हो जाता था. तो वो मुझे नहीं चाहिए था. तो ये जो चीज़ है तो वहाँ पे मुझे काम आई कि नहीं, मैं अगर ऐसे फिल्म बनाऊं तो भी वर्क कर सकता है. इट्स शॉर्ट कंपोजिशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन. अगर आप ठीक से कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर ठीक से आपने क्राफ्ट की, यहाँ पे अंदर ठीक से चल रहा है, देन यू आर गुड टू गो. आपको ज़्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है. आप एडिटिंग की बात कर रहे हैं तो आप एडिटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं. तो जब भी आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर का जो एडिटर है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ जाता है जब लाइक व्हेन यू आर शूटिंग द फिल्म? या इट्स समथिंग दैट जो राइटिंग से ही शुरू हो जाता है. जब मैं लिखता हूँ तभी मुझे पता होता है कि मैं कैमरा कहाँ लगाऊंगा, क्या करना है मुझे. कोई स्पेसिफिक एक शॉट होता है तो मैं वहीं पे वो लिख लेता हूँ कि भाई ये तो ऐसे ही शूट करना है. बट समटाइम्स ऐसा भी नहीं है कि मैं उस पर स्टिक करता हूँ 100%. डायनेमिक जब आप शूट कर रहे हैं तब देख के सब आप डिसाइड करते हैं? वो तो मैं शूट करता हूँ, एक्स्ट्रा भी कुछ अगर हो सकता है तो मैं कर लेता हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है. बट हाँ, राइटिंग स्टेज से ही वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है. तो राइटिंग की अगर बात करते हैं और इस फिल्म में शूटिंग की भी बात करते हैं कि जिस तरह से आपने शूटिंग किया, तो जनरली आपके सेट पे रूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं. चंद्रग्रहण में भी था, उसके बाद में भी था कि आप मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं, वो ये सब रूल था. इसमें आपने ये सब रूल चेंजेस किए हैं. हाँ. तो उसकी असर कैसे हुई है? मतलब आप खुश हैं उस रूल इससे? हो भी और नहीं भी. इट्स लाइक कि ईटिंग एन आइसक्रीम. खाते वक्त आपको काफ़ी मज़ा आता है, बट खाने के तुरंत बाद ही ऐसा लगता है कि यार ज़्यादा खा ली. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिबरल रहा, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा कुछ एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में हर्ट भी कर गया. क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस फिल्म में काफ़ी हैवी टोन है, एंड देयर वर सीन्स कि जहाँ पे इमोशनल कोशंट काफ़ी हाई है. टेंशन इज हियर, इट इज़ फ्यूमिंग. तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि द एक्टर्स हैड टू गेट फिजिकल. जहाँ पे स्लैप्स थी, हमने पिछले इंटरव्यू में बात की, हमारे एक्टर्स ने बात की. तो वहाँ पे वो फिजिकल होना था. एंड व्हेन आई यूज्ड टू से कट, इमीडिएट सभी लोग उसके ऊपर हंसते थे. दैट शुडंट हैपन. वो फील चली जाती थी. या वो मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए था. आई शुड हैव बीन मोर स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स दैट. बिकॉज वहाँ पे क्या है ना कि जो एक्टर्स इन्वॉल्व हैं उस प्रोसेस में, वो फिजिकलिटी का जो एक सेंस होता है, दे लूज इट. बिकॉज एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि अगर 5 मिनट में सीधा ऐसा हम हीटेड चल रहा है और नेक्स्ट सेकंड जब मैं कट बोलता हूँ तो वो पूरा हिल जाता है जो एनवायरनमेंट बिल्ड हुआ था इतनी देर तक. तो काफ़ी सडनली वो लाइट हो जाता है, एंड इट समहाउ हर्ट्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस. हाँ, या
तो वो मुझे आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही लिबरल हो गया मैं, वो नहीं होना था। एंड व्हेन इट कम्स टू यूजिंग फोन्स, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लोगों को पता था कि कब फ़ोन यूज़ करना है, कब नहीं करना। सो उसमें कोई, बट ये चीज़ मैंने सीखी है कि अगर हम एक ऐसी स्टोरी बना रहे हैं कि जहाँ पे सीरियसनेस रिक्वायर्ड है, इमोशंस काफ़ी फ्लो कर रहे हैं ड्यूरिंग अ सीन वाइल वी आर फिल्मिंग, तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट हार्टेड रहना मीन्स वो फन करना कभी कभार वो हर्ट कर जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। या एंड इट्स टोटली माय फॉल्ट कि मैंने ज़्यादा, थोड़ा मैं शांत हो गया और थोड़ा कुछ होने दिया। मैं भी खुद इंजॉय कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बाकी लोग ही कर रहे थे, मैं भी उस मूड में आया था, विच इज़ रॉन्ग कि आप कॉन्स्टेंटली इस तरह से वो नहीं कर सकते। तो जब आप इस फिल्म का जब आइडिया आपको आया था, उसके बाद आप लिख रहे थे, तो आपके मन में ऐसा कुछ मतलब डर था कि भाई मैं हॉरर मूवीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी स्पेशलिटी उसमें है और मैं इस बार इमोशनल जॉनर में जा रहा हूँ, तो शायद मैं अच्छी तरह से शूट ना कर पाऊँ या हैंडल ना कर पाऊँ, ऐसा कुछ डर था आपके दिमाग में? नहीं, आई थिंक डर नहीं था। एक्चुअली मुझे ये प्रूव करना है कि आई एम नॉट जस्ट अ वन ट्रिक पोनी। रिचुअल एक हिट चली गई तो लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू रेप्लिकेट दैट, बट आई वांट टू प्रूव देम रॉन्ग एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कुछ अलग करना है हॉरर से। इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू ड्रामा आई लव इट पर्सनली। व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग द कंटेंट, तो वो मुझे अच्छा लगता है देखना। एंड अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से समझ आ रही है एंड देन जब आप उसे बनाते हो, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं उसकी पकड़ ज़्यादा होती है। मुझे हॉरर अच्छी लगती है और वो मैं बनाता हूँ, इट्स गुड, इट्स गोइंग टू कम आउट बेस्ट ऑफ यू। या तो मेरा वो बेस्ट वर्जन वहीं पे निकलता है। एंड ड्रामा इज समथिंग कि वो भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप मुझे बोले कि आप स्पोर्ट्स फिल्म बनाइए, मैं ना बोल दूंगा, वो मेरे से नहीं होगा क्योंकि मैं इस टाइप के फिल्म्स देखता ही नहीं हूँ। और अगर मुझे कुछ पसंद ही नहीं है और वो मैं बनाने जाऊँ, इसका कोई मतलब नहीं है। या वो अच्छा बनने ही नहीं वाला। सो मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, बट एक ये विल है कि मुझे लोगों को इस बात को प्रूव करना है कि मैं सिर्फ हॉरर फिल्म से नहीं बना सकता, मैं काफ़ी कुछ चीज़ें अलग भी कर सकता हूँ। तो आपने इस फिल्म के बारे में सोचा था कि आप बड़ी फैमिली रखेंगे, ऐसा कुछ पहला इनिशियल थॉट था आपका कोई? नहीं, फिल्म का पहले से थॉट यही था। द एंडिंग वाज समथिंग कि जो मैंने चेंज किया। तो वो मुझे ऐसा लगा कि पहले इस फिल्म में रोहन का जो कैरेक्टर है, तो पहले वही था। देन मैंने एंडिंग चेंज की। देन मैं शूट करने वाला था 1 साल पहले करीबन, तो वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि जीत वॉजंट एबल टू डू द फिल्म, तो मैंने उस फिल्म को साइड में रख दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि वो मुझे फिल्म बनानी है। जीत वॉज अगेन, ही वॉजंट अवेलेबल। सो मैंने उस फिल्म में मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं इस कैरेक्टर को बॉय में से गर्ल टर्न कर दूं। तो मैंने वो चेंज किया और मैंने काव्या को कास्ट किया। देन मुझे ऐसा लगा कि यार ये भी फिट नहीं हो रहा, मुझे लाना तो बॉय को ही पड़ेगा। जीत वॉज अवेलेबल एंड आई कास्टेड हिम। एंड 12 घंटे पहले मैंने उसे कास्ट किया। मैंने बोला कि भाई तू अब एडी नहीं है, तू ये रोल कर रहा है, तेरा प्रमोशन हो गया है। काइंड ऑफ लाइक दैट। तो मैंने उसे बोल दिया कि भाई तू शूट कर, ठीक है, तू एक्टिंग कर, मैं शूट कर लूँगा, बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा। सो अगर ये चीज़ हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रोल उसी के लिए लिखा हुआ था। ऑब्वियसली। हाँ, सो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई ये ठीक नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे बोला कि ये रोल बॉय के लिए ही बना हुआ है। एंड बट आई वॉज कन्विंसिंग हर कि नहीं यार, ये गर्ल के लिए ज़्यादा सूट करेगा, बिकॉज देर आर थिंग्स कि जहाँ पे गर्ल्स को एज अ ब्रदर, अगर केदार की एक छोटी बहन है तो बीइंग अ बॉय उसको उसे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, बट बीइंग अ बॉय इट्स एक्चुअली क्वाइट हार्ड
क्योंकि आप अपना खुद भी देख रहे हो, आपको उसका भी देखना है, बट आप उसे समझ भी रहे हो, बट एट द सेम टाइम केदार के खुद के भी एम्बिशंस है, तो वो सेल करना काफी इंट्रिगिंग है। और एट द एंड ऑफ द डे वही हुआ जो होने वाला था। तो आई डोंट माइंड कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ, काफी एक साल लगा फिल्म बनाने में, डिले भी हुआ, तो इट्स ऑल राइट। ओके, एट द एंड ऑफ ऑल लाइक दैट्स फैक्ट। या ओके, सो अभी हमारा रैपिड फायर है। Okay. आपको गिफ्ट टेम्पर नहीं मिलेगा जैसे कॉफी विद करण में होता है। शिट यार। इसका नाम है फिल्मी फंडा या फंदा। तो इसमें ऑब्वियसली हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो शायद आपको कुछ एक्सपोज भी करना पड़े। या आई होप आप डरेंगे नहीं। नहीं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हु इज द मोस्ट फन टू वर्क विद सो फार, मेरे अलावा, ओके। और इन दिस प्रोजेक्ट? द मोस्ट फन टू वर्क विथ, आई थिंक हैंड्स डाउन इट्स कपिल भाई। या उनका जो डेडिकेशन है, वो अलग अलग किस्म का डेडिकेशन, वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं। हाँ, वो उनकी स्किन निकाल के खुद पहन लेते हैं, एंड व्हेन आई से एक्शन, वो कपिल भाई नहीं होते, लिटरली नहीं होते, एंड आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, एंड नो ऑफेंस टू यू, बट ही इज हैंड्स डाउन द बेस्ट एक्टर आई हैव एवर वर्कड विद। यस, इवन आई एग्री विद दैट कि हाँ। चंद्रग्रहण में हम बात करें कि उनका कैरेक्टर कितना ऑपोजिट था जो वो रियल में है, तो उस कनेक्शन के साथ प्ले करना, और मेरे भी फेवरेट एक्टर वही हैं, मतलब कि उनके साथ काम करना बहुत ही मजा आता है। क्योंकि उनका जिस तरह से वो डेडिकेटेडली, होल हार्टेडली वो एक अच्छे से सरेंडर कर देते हैं, वो सुनते हैं, एक्चुअली वो सुनते हैं, और वो अप्लाई करते हैं वो इंस्ट्रक्शंस, और वो कुछ ऐसे क्वर्क्स हैं जो उन्होंने खुद ने डाले थे उस कैरेक्टर में, जो शायद मुझे भी आइडिया नहीं आया था। तो जब हम कैरेक्टर वर्क सेशन हमने साथ में किए, हम तीनों ने, तो जब वो मैं उनके साथ काम कर रहा था, दैट प्रोसेस वो सो रिवॉर्डिंग। उन्होंने कई सजेशन दिए थे फॉर मी एज ए डायरेक्टर कि मुझे ऐसे एक्टर्स मिल रहे हैं जो सेम पैशन के साथ वो शेयर कर रहे हैं। हाँ। सेम पैशन शेयर कर रहे हैं, तो मुझे काफी मजा आता है उनके साथ। तो जब चंद्रग्रहण की शूटिंग हुई थी तब कुछ था, तो मैंने कपिल भाई को सजेस्ट किया कि आप इस सीन में ये कर सकते हैं, तो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो बोले मैं पहले पाँच भाई से पूछ लेता हूँ। बिकॉज वो डायरेक्टर के एक्टर हैं, वो ऐसा नहीं है कि मैं लाइव शूटिंग में करूंगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। या ओके, इस फिल्म की अगर बात करें तो whose performance surprised you the most? I think Varun's performance surprised me the most because मैं एक certain expectations लेके चल रहा था, and he exceeded those expectations. He was fantastic. जब उसका पहला शॉट लगा, जब मैंने कैमरा सेट किया एंड वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ, जब पहली बार लोग उनको देखेंगे फिल्म में, तो वो उनका शॉट वो पहला शॉट था। तो मुझे ऐसा लगा था कि ओके, मुझे कॉन्फिडेंस पूरा था कि वो कर लेगा, बट उसने तो हिला दिया। ही इज फैंटास्टिक थ्रू आउट। उसने वो एक कंसिस्टेंसी के साथ अपना कैरेक्टर मेंटेन किया, एंड दैट इज अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, बिकॉज मुझे पता है कि कई एक्टर्स अगर एक दो दिन का भी गैप होता है ना, तो वो कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड हिज फुटिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसने वो जिस तरह से कन्विक्शन के साथ वो पोर्ट्रे किया, यू विल फील व्हेन यू सी इट कि वो रियली एक एक्टर है। वो कैसे बताऊं कि इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि जेन्युइननेस थी। हाँ, यस वो कन्विक्शन के साथ आपको लगता है कि या ही इज अ लॉयर, ही इज, एंड वो काफी कम एक्टर्स कर पाते हैं। टू एक्ट is different, but to live a character is a whole different thing. Okay. In this short film, which actor could have been replaced? I already did myself. वो आप इस शॉर्ट फिल्म में थे? या वरुण का कैरेक्टर जो पारस भारद्वाज, वो मैंने स्पेसिफिकली मेरे लिए लिखा था। वो मुझे करना था, लॉयर प्ले करना था। मेरे पापा भी लॉयर हैं, एंड फिलहाल मेरा ऐसा फेस चल रहा है कि जो मैं लाइफ में कुछ करने वाला था, ऐसे रोल्स में प्ले कर लेता हूँ। पिछली शॉर्ट फिल्म में मैंने एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का रोल प्ले किया था, जो मैं अगर हो जाता शायद बन जाता, अगर ये लाइन में ना आता तो लॉयर बनने के भी चांसेस थे, लेकिन मैं उस डायरेक्शन में नहीं गया। तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स जी रहा हूँ जो मैं रियल लाइफ पे नहीं जी पाया। बट आपने जो एडेप्टेशन शॉर्ट फिल्म हमने की थी, उसमें भी आपने लॉयर का रोल किया था, वो बहुत ही अच्छा किया था। इट वॉज यू हु रिकमेंडेड मी कि आप एक लॉयर का कैरेक्टर आपके लिए खुद के लिए लिख सकते हैं। ओके, सिंस दिस इज अ फैमिली ड्रामा शॉर्ट फिल्म, और
पर्सनल लाइफ में आप अकेले ही हैं, मतलब आप यू आर ओनली चाइल्ड, तो अगर आपको चांस दिया जाए तो वो वुड यू लाइक योर सिबलिंग, लाइक एन एल्डर सिस्टर और बेबी ब्रदर? this is this is actually not tough. An Mhm. elder sister would be better because लाइफ में कई बार ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे आपको अकेला महसूस होता है, तो हम्म, अगर कोई बड़ा है तो हम्म, आप उसके साथ वो शेयर कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी एन एल्डर सिस्टर. या मदर लाइक या ऑफ Fillness. कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ ओके. कोर्स. तो सेट पर सबसे ज़्यादा भूख किसको लगती थी? जिगर भाई. देयर वाज एन इंसिडेंट कि जहाँ पे फोर्सफुली हमें चाय के लिए ब्रेक लेना पड़ा था. हम्म, ही वॉज फ्रीकिंग हंग्री. ही टोल्ड मी कि पार्थ भाई नाश्ता करना है. मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर बाद हम नाश्ता करते हैं. तो वो बोले ठीक है. तो थोड़ी देर बाद वो आए, पार्थ भाई बहुत भूख लगी, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ. तो मेरी खोपड़ी हिल गई कि यार एक तो फोर्सफुली ब्रेक ले रहे हैं, उसमें और डिले होगा. तो मैंने उनको बोला कि आप जाइए, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे. तो उनको लगा कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, तो वो गए. फिर मैंने नाश्ता ढूंढ दिया उनको कि भाई आप यहाँ बैठ के खा लीजिए. मुझे भी गिल्टी फील हुआ कि यार नहीं, मैंने हाँ. उनको ज्यादा डांट दिया. खाने के लिए ऐसा कौन कौन बोलता है. तो मैंने उनको डांट तो दिया. फिर हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया और फिर से हमने चालू किया. 1 घंटा खत्म हुआ, फिर से नाश्ता आया. एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट हैविंग स्नैक्स. सो उनको काफी ज्यादा भूख लगती थी और वो छुपाते भी नहीं थे, वो बिंदास हाँ, खाते थे. बोल देते हैं. एंड आई लाइक दैट कि वो बोल देते थे कि भाई खाना खाना है अभी. तो ऐसा था. ओके. एक और क्वेश्चन है कि इस शॉर्ट फिल्म बनाने के पीछे आपका गोल क्या है? द गोल टू मेक दिस शॉर्ट फिल्म इज टू मेक पीपल फील. काफ़ी बार मुझे ऐसा लोगों ने बोला है कि आप हॉरर फिल्म बनाते हैं, उसमें हमें आपका हॉरर वो समझ नहीं आता. वी आर नॉट फीलिंग इट. सो नाउ मैंने लोगों को डराने की भी कोशिश की है. मैंने लोगों को हंसाने की भी कोशिश की है, गलती से गलती एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. सो अब मुझे ऐसा है कि अब ट्राई करते हैं कि लोगों को सर्टेन इमोशंस फील करवाएं. सो मेरा गोल, मैं कोई सोशल मैसेज नहीं देना चाहता इस फिल्म में. हाँ. मैंने ये फिल्म मेरे लिए बनाई है. इट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, कि जो मैं हॉरर से अलग करना चाहता हूँ. एंड अगर बात रहती है कि लोगों को ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, आई थिंक टू फील एंड टू, कैसे बताऊँ कि अगर एक इमोशन होता है ग्रीफ, जो हर कोई इंसान फील करने, अगर आपने अभी तक नहीं की, then it is coming eventually, you have to face it. तो अगर आपको देखना है कि एक 15 साल का बच्चा माँ बाप के बिना दुनिया में कैसे गुजारा करने की शुरुआत कर रहा है, एंड हाउ द वर्ल्ड इज अराउंड हिम एंड टू हिम, तो वो देखने के लिए आपको ये ज़रूर ये फिल्म देखनी चाहिए. ओके. सो या दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड गाइज. ये शॉर्ट फिल्म विरासत 25 जुलाई को आ रही है यूट्यूब पे, इसी चैनल पे. सो मेक श्योर टू वॉच इट. थैंक यू.